नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत। बात वॉर जोन से आ रही खबर की। लेबनान के मरकबा में धमाका हुआ। हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हुआ है। एक धमाके से कई इमारतें नष्ट हुई। तो हिजबुल्लाह का ठिकाना टारगेट किया गया। एक धमाके के साथ कई इमारतों को निशाना बनाया गया। लेबनान के मरकबा में यह हमला हुआ है। और तेहरान के वॉर प्लान पर टीवी 9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि ईरान ने युद्ध को इजरायली धरती पर शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। इसके लिए तेहरान में प्रॉक्सी संगठनों के कमांडर्स की बैठक हो चुकी है। अरब के 4 देशों में इजरायल के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की जा रही है। 2015 में खamenei 2040 तक इजरायल को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। अब उसकी समय सीमा घटा दी गई है। इजरायल पर करीब 1 लाख लड़ाके हमला करने की तैयारी में है। यह काम हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम और IRGC कमांडर्स की अगवानी में किया जाएगा। हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए क्या है तेहरान का सीक्रेट ब्लूप्रिंट। पहले ईरान पर इजरायल के हमले का प्लान लीक हुआ, जिसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी कर चुकी है। इजरायल ने 40 रॉक्स एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमले की तैयारी की, जिन्हें F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब तेहरान का इजरायल पर हमले का प्लान भी लीक हो चुका है। टीवी 9 ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ईरान का इजरायल पर हमले का प्लान हम दुनिया के सामने लाने वाले हैं। इस प्लान की शुरुआत बहुत पहले हुई, लेकिन इसे एक्टिवेट किया गया 5 अक्टूबर 2024 को। पांच अक्टूबर को लेबनान में बैरूत से एक निजी चार्टर प्लेन ने उड़ान भरी। इसके बाद यह प्लेन सीरिया के दमिश्क में लैंड हुआ। यहां 3 घंटे रुकने के बाद विमान ईरान पहुंचा और तेहरान में लैंड हुआ। इस विमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची थे और उनके साथ था हिजबुल्लाह का उप महासचिव नईम कासिम। 20 अक्टूबर को पहली बार यह खबर आई कि नईम कासिम तेहरान पहुंचा है, लेकिन असल में वो 5 अक्टूबर की शाम को ही तेहरान पहुंच चुका था। ईरान को रिपोर्ट मिली थी इजरायल का अगला टारगेट नईम कासिम है। उसकी जान बचाने के साथ साथ एक विशेष ऑपरेशन के लिए उसे तेहरान लाया गया। सात अक्टूबर से सेंट्रल तेहरान के एक सीक्रेट हॉल में बैठक शुरू हुई। इस हॉल के करीब फिलिस्तीन चौक पर एक डिजिटल घड़ी लगी है। इस घड़ी पर लिखा है डेथ टू इजरायल और समय लिखा है 2040। साल 2015 में सुप्रीम लीडर खamenei ने कहा था कि 2024 तक इजरायल का अस्तित्व मिटा देंगे। इस क्लॉक टावर के करीब एक हॉल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, IRGC के टॉप कमांडर्स, हिजबुल्लाह के नईम कासिम सहित
प्रॉक्सी के बड़े कमांडरों की बैठक हुई। बैठक में कई प्रॉक्सी कमांडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि इजराइल का अस्तित्व 2030 तक खत्म कर दिया जाएगा। ईरान ने इस बैठक में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसके मुताबिक इस प्लान में 4 देशों में चलने वाले शिया मिलिशिया गुट शामिल हैं। 3 देशों में इस वक्त महाजंग की तैयारी हो रही है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके तैयारी में जुटे हैं। इनके साथ 25 से 30 शिया मिलिशिया संगठन हैं। यमन के हूती लड़ाके इराक और सीरिया पहुंच चुके हैं। दोनों देशों में शिया गुटों को मिसाइल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान 60,000 से 70,000 लड़ाकों की फोर्स तैयार कर चुका है। हर लड़ाके को $500 से $800 यानी 42,000 से 67,000 रुपए वेतन हर महीने दिया जा रहा है। ईरान का प्लान है कि जंग को इजराइल की जमीन पर शिफ्ट किया जाए ताकि इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए ईरान से लेकर इजराइल बॉर्डर तक कॉरिडोर तैयार हो चुका है और लड़ाकों के मूवमेंट की तैयारी कर ली गई है। हिजबुल्लाह का दावा है कि रूस और इस्लामिक रेजिस्टेंस के इंजीनियरों ने मिसाइलों का प्रोडक्शन किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने सीरिया में कई अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाने बनाए हुए हैं। पिछले दिनों एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान इजराइल के कमांडो सीरिया के एक ऐसे ही ठिकाने तक पहुंचे थे। सीरिया से ईरान के 6 वैज्ञानिक पकड़े गए थे। इजरायली सेना ने मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट किया था। सीरिया में केमिकल हथियार भी बनाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के हौसले को बढ़ाने के लिए ही सीरिया से ताकतवर रॉकेट और मिसाइलों की सप्लाई की गई है। इजराइल के लिए चिंता की बात है कि लेबनान से हमलों के दौरान एयर डिफेंस का अलर्ट सिस्टम नाकाम हो गया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों में रूस की तकनीक के इस्तेमाल का संकेत मिल रहा है। रूस में अमेरिकी एयर डिफेंस पर रिसर्च की गई है। इजराइल का एयर डिफेंस अमेरिकी तकनीक से बना है। रूस ने एयर डिफेंस को नाकाम करने का तरीका ढूंढा है। यूक्रेन में कई देशों के एयर डिफेंस की तैनाती है। रूस ने इस युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों और एयर डिफेंस को लेकर कई तरह का शोध किया है। अब माना जा रहा है कि रूस की मदद से ही सीरिया में ऐसी मिसाइलें डेवलप हुई हैं जो इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रही हैं। इजराइल में अमेरिकी थाड की भी तैनाती है। थाड की नाकामी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब थाड को भी नाकाम साबित कर सकता है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद पेंटागन में बैठक हुई है। इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने पर नई रणनीति तैयार हुई है। इजराइल के एयर डिफेंस की समीक्षा भी की गई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान होने वाले हमलों में इजरायली सेना के हथियार भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के हाथ लगे। माना जा रहा है कि इजरायली हथियारों से इजराइल पर ही प्रहार हो रहा है, लेकिन उससे भी चिंता की बात है लेबनान में ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन का पहुंचना। अब अमेरिका ने इजरायली वायुसेना को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है।
फिलहाल कोशिश है कि लेबनान में मौजूद नए हथियारों के गोदामों को जल्द से जल्द भस्म किया जाए। सीरिया लेबनान सीमा पर इजरायल ने निगरानी बढ़ा दी है ताकि और हथियार लेबनान ना पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मूवमेंट का प्लान यह है कि एशिया मिलिशिया का नेतृत्व IRGC के कमांडर करेंगे। ये तेहरान से चलकर पहले इराक पहुंचेंगे। इराक में सक्रिय शिया मिलिशिया संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके इन कमांडर्स के काफिले में शामिल होंगे। इनके साथ 30 दूसरे शिया मिलिशिया गुट भी ईरान के अटैक प्लान में जुड़ने वाले हैं। इसके बाद ये काफिला इराक पहुंचेगा। इराक में इस समय ट्रेनिंग दे रहे हूथी के लड़ाके जैनबिया, फातिमिया और इमाम अली सहित कई गुट के लड़ाके इस काफिले में शामिल हो जाएंगे। करीब 1 लाख लड़ाकों की फौज इजरायल पर हमला करने के लिए सीरिया इजरायल बॉर्डर पर जमा हो जाएगी। ईरान इजरायल पर उसी तरह के हमले की प्लानिंग कर चुका है जिस तरह गाजा में हमले किए जा रहे हैं। दूसरी ओर इजरायल ने भी अमेरिका की ओर से लीक हुए वॉर प्लान को बदल दिया है। इजरायल ने नए सिरे से ईरान पर हमले का प्लान तैयार किया है। इजरायल की चैनल 13 की रिपोर्ट है कि ईरान पर बहुत जल्द हमले होने वाले हैं। इजरायली राजनीतिक और सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी गई है। ईरान पर हमलों की तैयारी तेजी से हो रही है। इजरायल में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती पूरी हो चुकी है। कैबिनेट के सदस्यों को भी अटैक प्लान की जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका से नए हथियार और सैनिक भी इजरायल पहुंचने जारी हैं। अमेरिका को भी इस बार अटैक प्लान की जानकारी नहीं दी गई है। कैबिनेट के सदस्यों को भी यही बताया गया है कि ईरान पर चकित करने वाला और विनाशक हमला होगा। इजरायली वायुसेना को टारगेट लिस्ट दे दी गई है। उनके निशाने पर ऑयल रिफाइनरी, गैस रिज, सैन्य ठिकाने, बड़े अफसरों और नेताओं के घर, न्यूक्लियर ठिकाने हो सकते हैं। इजरायली वायुसेना के विमान ईरान की सीमा से पहले ही टारगेट पर लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल हमले करके लौट जाएंगे। इन हमलों से ईरान में बड़ा विनाश हो सकता है। इजरायल के सीक्रेट प्लान के एक्टिवेट होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इजरायल पहुंच रहे हैं और 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने वाले हैं। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट बैठक के बाद ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल के हमले हुए तो अमेरिका इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि वो इजरायल के प्लान से वाकिफ थे। ईरान के प्लान पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट TV9 बता चुका है, इजरायल बहुत जल्द हमला कर सकता है। पहला हमला चाहे जिधर से हो, इससे अरब में महासंग्राम छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और लेबनान में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। कई बैंक बम से नष्ट कर दिए गए। 24 घंटे के भीतर हिजबुल्लाह ने इजरायल से इसका बदला लिया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। खास बात यह कि हिजबुल्लाह ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उनके आगे इजरायल का मजबूत एयर डिफेंस नाकाम रहा। दावा किया जा रहा है कि नई बैलिस्टिक मिसाइलों को रूसी तकनीक से तैयार किया गया। इजरायल के कई और शहरों में रॉकेट से हमले किए गए।
हिजबुल्लाह की मिसाइलों की ताकत देखकर इजराइल हैरान है, अमेरिका भी हैरान है। ऐसा चूक प्रहार, इतनी दूर तक हमला, एयर डिफेंस को नाकाम बनाने की शक्ति। अचानक हिजबुल्लाह के पास इतने ताकतवर हथियार कैसे आ गए? लेबनान में इजरायली फाइटर जेट ने हिज्ब के बैंक और दूसरे ठिकानों को नष्ट किया। अब सोमवार की रात को हिज्ब ने इसका बदला लिया। तेल अवीव से मिसाइल का जोरदार धमाका हुआ। मिसाइल हमले के दौरान अलर्ट का सायरन नहीं बजा। बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हिज्ब का ड्रोन पहुंचा। तेल अवीव के तटीय इलाके में 2 बार धमाके हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया। किसी सीक्रेट ठिकाने से मिसाइल को लॉन्च किया गया। वीडियो में दावा है कि हिजबुल्लाह ने नस्र 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया। लेबनान की एक और वीडियो ने इजराइल की फिक्र बढ़ा दी है। आसमान की तरफ तेजी से उठ रही ये रोशनी एंटी एयरक्राफ्ट गन की है। अब तक इजराइल के फाइटर जेट बेखौफ होकर बैरूत पर बम बरसा रहे थे। लेकिन 2 दिनों से हिजबुल्लाह ने अपनी नई ताकत का सबूत पेश कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन पहुंच चुकी हैं। एक दिन पहले इजराइल के हर्मीज 900 ड्रोन को गिराया गया। अब एंटी एयरक्राफ्ट गन से फाइटर जेट पर फायरिंग की गई। हिजबुल्लाह ने नए हथियार की ताकत का एक और सबूत दिखाया है। किसी जगह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर होती है और उसके बाद नजर आता है इस जगह पर इजराइल के कुल 8 सैनिक मौजूद थे और इसी जगह पर हिजबुल्लाह की मिसाइल का हमला हुआ। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमला किया। सीरिया से इजराइल के रोशपिना पर हमला हुआ। सीरिया से साफेद पर भी रॉकेट हमला किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने 27 रॉकेट से इजराइल को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक नस्र 2 के साथ हिजबुल्लाह ने हमले के लिए अल्मस गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। मिसाइल के साथ नॉर्थ इजराइल को टारगेट करके लगातार रॉकेट हमले किए गए। इजराइल के हाइफा पर 10 रॉकेट हमले हुए। क्रायोत इलाके में रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। गैलिली और कार्मेल पर भी रॉकेट से हमले हुए। हिजबुल्लाह की लॉन्ग रेंज रॉकेट वेस्ट बैंक तक पहुंचने में कामयाब रहे। वेस्ट बैंक के रामल्ला में भी रॉकेट से धमाका हुआ। और नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद पहली तस्वीर, ड्रोन हमले से नेतन्याहू के घर को नुकसान हुआ था। आईडीएफ ने नेतन्याहू के घर की तस्वीर जारी की। बेडरूम के शीशे को ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचा। हमले के बाद नेतन्याहू के घर के आसपास कई पेड़ टूट गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचा था नेतन्याहू के घर को। बेडरूम के खिड़की के शीशे हैं जो टूट गए थे। यहां पर पेड़ों को नुकसान पहुंचा। ये पहली तस्वीर जारी की गई आईडीएफ की तरफ से। और बेरूत में हिज्ब का ठिकाना तबाह हुआ है। आईडीएफ ने बिल्डिंग को बम से गिरा दिया। इमारत खाली कराने के बाद धमाका किया गया। इमारत गिराने का वीडियो वायरल हुआ है।
वहीं इजराइल कई सालों से हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर ली है। दरअसल इजराइल ने संपूर्ण गाजा पर कब्जे का प्लान तैयार किया है, जिसके पहले चरण में उसने उत्तरी गाजा पर बारूद बरसाया है। यहां जबालिया और इसके आसपास के इलाकों से पलायन भी शुरू हो चुका है। इजराइल की कोशिश गाजा की आबादी को एक छोटे से हिस्से में समेटने की है, ताकि बाकी इलाके पर कब्जा कर यहां नई इजरायली बस्तियां बसाई जा सके। उत्तरी गाजा इजराइल की बमबारी से दहल रहा है। हर रोज कई किलो बारूद गाजा की धरती पर तबाही मचा रहा है। इस वक्त इजराइल का प्राइमरी टारगेट है जबालिया, जहां बीते 3 दिन में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। एक तरफ इजराइल की ग्राउंड फोर्स यहां तबाही मचा रही है, तो वहीं आईडीएफ के फाइटर जेट टारगेटेड स्ट्राइक में इमारतों पर बम गिरा रहे हैं। इजरायली हमलों में 20 अक्टूबर को जबालिया में 33 लोगों की मौत हो गई थी। 21 अक्टूबर के दिन इजरायली हमले में 19 लोग मारे गए। 3 दिन में इजराइल ने जबालिया और उसके आसपास मौजूद अल आब्दा हॉस्पिटल, इंडोनेशिया अस्पताल और कमल अदवान अस्पताल पर बमबारी की। तीनों अस्पतालों के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने जबालिया को खाली करने का आदेश दिया है, जिसके बाद जबालिया से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। ये जबालिया कैंप की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जत्थों की शक्ल में शहर को छोड़कर जा रही है। दरअसल इजराइल का दावा है कि हमास ने जबालिया में बनी सुरंगों में बंधकों को छिपाया हुआ है। वहीं इस इलाके में अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। इसीलिए आईडीएफ जबालिया को टारगेट कर रही है और इसी आधार पर इजराइल जबालिया में हो रहे नरसंहार को जायज ठहरा रहा है, साथ ही पूरे शहर को खाली करवा रहा है। जबालिया से लोगों को दक्षिणी गाजा में मौजूद अल मवासी भेजा जा रहा है। सलाह एल दीन रोड से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया है। इजराइल का दावा है कि आने वाले दिन जबालिया के लिए बेहद बारूदी हो सकते हैं, इसीलिए लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएं। इजराइल जबालिया को खाली करने की वजह बंधकों की खोज बता रहा है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और है, जिसका खुलासा इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने किया है। उन्होंने गाजा सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ साफ कहा कि इजराइल का लक्ष्य अब संपूर्ण गाजा पर कब्जा है। दरअसल माना जा रहा है कि इजराइल संपूर्ण गाजा पर कब्जे के मिशन को तेज कर चुका है। दक्षिण गाजा की ज्यादातर आबादी अल मवासी भेजी जा चुकी है। आने वाले दिनों में इजराइल उत्तरी गाजा को भी पूरी तरह खाली करा सकता है, जिसकी गवाही नॉर्थ गाजा में इजराइल के हमले देते हैं।
बीते 17 दिन में आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में 100 से ज्यादा स्ट्राइक की है, जिसमें 640 लोगों की मौत हुई है। 80 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। सभी अस्पताल आंशिक तौर पर चल रहे हैं। 4 लाख लोगों के लिए खाना पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। उधर इजराइल ने गाजा की बची हुई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप करने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने उसके बैंकिंग सिस्टम को डिरेल करने का फैसला कर लिया है। दरअसल इजराइल फिलिस्तीनी बैंकों से सभी समझौते खत्म करने वाला है। 31 अक्टूबर के बाद इजराइल और फिलिस्तीनी बैंकिंग सिस्टम के बीच कोई लेन देन नहीं होगा। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को समझौता आगे बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन इजरायली वित्त मंत्री ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। उधर बेंजामिन नेतन्याहू गाजा को राख बनाकर उस पर शासन करने का मंसूबा पाले बैठे हैं, तो दूसरी तरफ हमास किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं। हमास लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में मोर्चा संभाल लिया है और इजरायली ग्राउंड फोर्स पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। हमास लड़ाके घात लगाकर ग्राउंड फोर्स पर हमले कर रहे हैं। ये वीडियो शेख रदवान का है, जहां बीच रास्ते पर हमास लड़ाका विस्फोटक रख देता है और यहां से भाग जाता है, जिसके कुछ देर बाद यहां जबरदस्त धमाका होता है, जिसमें इजरायल सेना का आर्मर्ड पर्सनल कैरियर तबाह हो जाता है। दावा है कि इसमें 12 इजरायली सैनिक मौजूद थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब जरा यहां देखिए, टैंक पर इजरायली सैनिक बैठा है, जिसे एक अल कसाम ब्रिगेड का स्नाइपर शूट करता है। दावा है कि गोली बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लगी। साफ है, हमास तय कर चुका है कि अब वो इजरायल को गाजा की 1 इंच जमीन नहीं देने वाला है, फिर चाहे उसे सैकड़ों कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। लेबनान के गांव में तलाशी अभियान, घर घर की तलाशी ले रहे इजरायली सैनिक। तलाशी अभियान की ग्राउंड ऑपरेशन लगातार चल रहा है और अलग अलग जगहों पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और इजरायल दिसंबर 2023 से गाजा के हमास नेता याह्या सिनवार की तलाश कर रहा था। याह्या सिनवार भी इस बात से वाकिफ था कि एक न एक दिन वो इजरायल के व्यू में फंस सकता है। रिपोर्ट यह है कि भले इजरायल याह्या सिनवार की मौत के बाद गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सिनवार ने अपनी मौत से पहले ही हमास और अल कस्साम के लड़ाकों को युद्ध का ब्लूप्रिंट बनाकर सौंप चुका था। याह्या सिनवार ये तय करके गया है कि उसकी मौत के बाद हमास का फ्यूचर प्लान क्या होगा। सिनवार की मौत के बाद हमास का वॉर प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये सिनवार की अंतिम तस्वीरें हैं और सिनवार भी ये जानता था कि जंग में कभी भी उसकी जान जा सकती है। सोलह अक्टूबर को यही हुआ। गाजा के तेल अल सुल्तान में सिनवार इजरायली सेना के हमले में मारा गया। 16 अक्टूबर को गाजा के तेल अल सुल्तान में इस्लामाक ब्रिगेड गश्त लगा रही थी।
तभी एक इमारत में छिपे हमास लड़ाकों से इजरायली सेना की मुठभेड़ हो गई। इजरायली टैंकों ने उस इमारत पर गोले दागे जिसमें हमास के लड़ाके छिपे थे। इस हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा उड़ गया। 17 अक्टूबर गुरुवार की सुबह डीएनए टेस्ट में यह साबित हो गया कि इस हमले में याह्या सिनवार मारा गया। याह्या सिनवार की मौत के बाद इजरायल में जश्न मनाया गया। यह माना गया कि अब गाजा की जंग खत्म होने की ओर है और बंधकों की रिहाई का रास्ता खुल गया है। लेकिन हकीकत यह है कि इजरायल की गाजा जंग अब पहले से ज्यादा भीषण होने वाली है। याह्या सिनवार ने अपनी मौत के बाद का वॉर प्लान तैयार कर लिया था। सिनवार ने हमास कमांडरों को बताया था कि उसकी मौत के बाद क्या करना है। सिनवार की मौत के बाद हमास उसी प्लान पर काम कर रहा है। याह्या सिनवार ने हमास से कहा था कि उसकी मौत के बाद हमास के लिए नया नेतृत्व तैयार किया जाए। गाजा के नेतृत्व के लिए नेताओं की एक काउंसिल बनाई जाए। सिनवार ने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया। सिनवार ने कहा था कि उसकी मौत के बाद गाजा के नए लड़ाकों को मोबिलाइज किया जाए। सिनवार ने यह भी कहा था कि इजरायल से युद्ध विराम की वार्ता ना की जाए। इजरायली सेना पर गुरिल्ला हमले जारी रहने चाहिए। सिनवार की मौत के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने आत्मसमर्पण, बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन हमास ने उसे सीधे ठुकरा दिया। याह्या सिनवार ने हमास को इसके बारे में भी ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया था। सिनवार ने कहा था कि सौदेबाजी के मामले में हमास मजबूत स्थिति में है। एक एक बंधक के बदले अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं। बंधकों की रिहाई के बाद भी इजरायल की जंग नहीं रुकने वाली, इसीलिए बंधकों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। सिनवार की मौत के बाद भी हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि हमास में सिनवार का उत्तराधिकारी कौन होगा। माना यह जा रहा है कि सिनवार का छोटा भाई मोहम्मद सिनवार हमास का नया लीडर बन सकता है, क्योंकि मोहम्मद सिनवार को भी याह्या सिनवार की तरह ही दूरदर्शी नेता माना जाता है। याह्या सिनवार के बाद गाजा में सबसे सीनियर सक्रिय नेता मोहम्मद सिनवार है। मोहम्मद सिनवार भी याह्या सिनवार की तरह युद्ध में सक्रिय रहा है। 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित के अपहरण की साजिश मोहम्मद सिनवार ने ही रची थी। इस एक सैनिक के बदले इजरायल को 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ा था। इसलिए अरब में कहा जा रहा है कि सिनवार की मौत से युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं हिज्ब लड़ाकों की ड्रोन से निगरानी, आरपीजी से लैस दिखा हिज्ब लड़ाका, बम से रदवान फोर्स का ठिकाना नष्ट। इधर रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के बाद दक्षिण कोरिया भी उतरने वाला है, क्योंकि साउथ कोरिया ने ऐलान किया है कि अगर किम ने रूस की सैन्य मदद नहीं रोकी तो वो भी यूक्रेन को हथियार पहुंचाएगा। यानी अभी तक पीले सागर में भिड़ने वाले साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अब यूक्रेन की धरती पर भी युद्ध की तैयारी में जुट गए। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब महायुद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से कई देश उसमें शामिल होने को तैयार है।
यूक्रेन युद्ध में साउथ कोरिया की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि अब साउथ कोरिया यूक्रेन को गोला बारूद देने जा रहा है। इसके अलावा विध्वंसकारी हथियार भी भेज रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह किम जोंग उन ने हथियार और सैनिक भेजकर रूस की मदद की है, उसी तरह दक्षिण कोरिया भी यूक्रेन की सैन्य सहायता करने में जुट गया है। लेकिन साउथ कोरिया के भड़कने की एक और वजह भी है। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए अपने सैनिक भेज दिए हैं। इसके अलावा मिसाइलों की बड़ी खेप भी भेजी है। खास बात यह कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल इंजीनियर भी साथ में भेजे हैं, जिसकी एक तस्वीर सामने आई है। रूसी अधिकारी के साथ दिख रहे ये किम जोंग सिक हैं, जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, एक उच्च पद पर हैं। ये तस्वीर डोनेट्स्क की है, जहां नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल KN-23 भेजी है, जिसकी क्षमता जांचने के लिए किम जोंग सिक वहां पहुंचे थे। साउथ कोरिया ने यह भी दावा किया कि किम जोंग सिक के अलावा दूसरे मिसाइल इंजीनियर रूस की मिसाइल क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। किम जोंग सिक किम जोंग उन के करीबी हैं और कई बड़े मौकों पर किम के साथ देखे गए हैं। अब साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक रूस की मदद को भेजे हैं, हम भी यूक्रेन की मदद को तैयार हैं। हम शुरुआत में 155 mm के आर्टिलरी शेल भेज रहे हैं। उसके बाद पेंटागन की सलाह पर आगे हथियार सप्लाई पर विचार कर सकते हैं। यानी अब दो जानी दुश्मन पीले सागर के अलावा यूरोप में भी आमने सामने आ गए हैं। यूक्रेन की जमीन पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में भिड़ते दिख सकते हैं, जबकि हथियार सप्लाई को लेकर जंग शुरू हो चुकी है। ये इस बात का सीधा इशारा है कि रूस यूक्रेन की जंग अब दो ग्रुप में बदलती जा रही है। एक तरफ पश्चिमी देशों का समूह है और दूसरी तरफ पुतिन के मित्र देश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।